जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अंग्रेज जब आए थे यूरोप से, तो वह किस तरह से यहाँ पे भारत पर कब्जा किया। जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जब अंग्रेज आया था भारत में, तो वह कब्जा करने के दृष्टि से नहीं आया था, वह एक व्यापारिक रूप में भारत में आया था और व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ पे वह पूरी अपना पकड़ बना लिया। और पकड़ बनाने के बाद यहाँ की इकोनॉमिक, जिससे जो पूरा भारत के जो व्यापारिक क्षेत्र था, मैंने व्यापार पर उस पर पकड़ बना लिया और धीरे धीरे उसको लगा कि अब यहाँ पे हम स्थापित करते हैं राज, और इसके साथ ही अपना जो है राज स्थापित कर लेने, शासन अपने हाथ में ले लिया और पूरी तरह से शासन अपने हाथ में लेकर के चलने लगेगा। जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में लोग समझते हैं कि किस तरह से जब अंग्रेज भारत में आया था, तो उसके बाद यह न तो उसका नियत था कि हम भारत पर शासन करें और न ही यहाँ पर रहने का, वह सिर्फ व्यापारी के रूप में आया था कि यहाँ से व्यापार करें और काफ़ी मुनाफा कमाएं और फिर अपना देश चले जाएं। लेकिन यहाँ पे व्यापार करने के दौरान उसको बहुत सारा समय लग गया था इस समझने में कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो राजा हैं, उनको किस तरह से किया जाए। जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज कैसे भारत में व्यापारिक रूप में आकर के पूरे भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा है। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये पहला जो है अंग्रेज जो है सबसे पहले आए थे तो सुमात्रा एवं जावा द्वीप पर आए थे, है ना, इंडोनेशिया के क्षेत्र में आए थे और वहाँ पर आकर के मसाला का व्यापार कर रहे थे। मसाला जड़ी बूटी वगैरह वहाँ से इंग्लैंड ले जाया करते थे और वहाँ पर एक तरह से पूरा एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ही मसाला के बाद फिर वो उसने सितंबर 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी बनाई। कंपनी में लगभग 24 लोगों का एक कंपनी था, मतलब पूरी तरह से एक कंपनी था और वहाँ लोग मिला हुआ था। और उसके दौरान वहाँ के जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने भी क्या किया था, उसको कंपनी का अधिकार पत्र दे दिया था और ये अधिकार दे दिया था कि वहाँ पे जा कर के व्यापार कर सकते हैं, माने ईस्ट, है ना, पूर्व में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। तो ये इसी के दौरान उन लोगों ने भारत पर आए और भारत में आने के पश्चात वो सबसे पहले इंडोनेशिया चले गए। उसके बाद देखिए, और सितंबर 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी बनी। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, माने ये कंपनी का नाम दिया गया। और उसके बाद जो है एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र दिया, मैंने 15 वर्ष के लिए एक वैलिडिटी दे दिया कि आप इतने वर्षों तक वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। उसके दौरान जो भी होगा हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। वहाँ की रानी इंग्लैंड की, ठीक है। उसके बाद उसने एक और कंपनी बना ली, इसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें भी लगभग 24 लोगों का 24 व्यापारियों का एक समूह था, उसका नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिजाबेथ को भी प्रमाण पत्र मिल गया था और वहाँ से लोग यहाँ पे चल दिए थे भारत के लिए। फिर 1608 ईस्वी में प्रथम बार जो है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज सूरत के बंदरगाह पर उतरा, ठीक है, सूरत के बंदरगाह पर उतरा। और उतरने के बाद हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में गया और वहाँ पर जाने के बाद हॉकिंस तुर्की एवं फारसी, हॉकिंस को तुर्की और फारसी दोनों भाषा बहुत अच्छी तरह से आता था, इसीलिए उससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश मैन या इंग्लिश खान, यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि दिया, क्योंकि यह प्रथम इंग्लिश था जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से तुर्की और फारसी भाषा को बोल रहा था, है ना। हॉकिंस के भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दिया। मतलब हॉकिंस आया था तो ऐसे ही नहीं आया था कि वह, उसका एक प्लान था कि आकर के जहांगीर से एक अनुमति ले और अनुमति के साथ अपना फैक्ट्री खोले सूरत में।
लेकिन आने के साथ ही वह बहुत खुश हो गया था जहांगीर, उसको आज्ञा दे दिया था कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब सूरत में बहुत वहाँ के सौदागरों जो थे, जमींदार थे और वहाँ के जो लोकल आदमी थे, उन लोगों ने बहुत गुस्सा दिया, गुस्सा दिखाया, विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जहांगीर को हॉकिंस के जो आज्ञा दिए थे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, उसको जो है स्थगित कर दिए, रोक दिए और बोले कि नहीं, आप अभी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते हो। वहाँ से खत्म। 1608 ईस्वी में उसके फैक्ट्री स्थापित नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा है फिर 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में एक घटना हुई। उस घटना के दौरान एक कैप्टन मिलिटन है ना, ये पुर्तगाली जहाज को बेड़ा को परास्त कर दिया, हरा दिया। और जब हराया पुर्तगाली बेड़ा को, जहाज को, तो जहांगीर उस समय बहुत खुश हुआ और बहुत प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने के बाद उसको एक मसूलीपट्टनम है ना, मसूलीपट्टनम में जो है 1611 ईस्वी में उसको अपना फैक्ट्री खोलने का अधिकार दे दिया। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कब, तो 1608 ईस्वी में, लेकिन 1608 ईस्वी में फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन 1611 ईस्वी में एक पुर्तगाली जहाज को हराने के दौरान, उसको परास्त करने के दौरान जहांगीर खुश हुआ और मसूलीपट्टनम में उसको फैक्ट्री खोलने का अधिकार दे दिया। तो 1611 ईस्वी में उसका फैक्ट्री खुला था। फाइनली उसके बाद फिर 1613 ईस्वी में सूरत में फिर उसको मिला प्रमाण पत्र। 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना के पहले अस्थायी कारखाना खोल दिया है ना। 1613 ईस्वी में क्या किया, सूरत में ही अस्थायी कारखाना खोला। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत कब हुआ था, तो 1608 ईस्वी में। लेकिन 1608 ईस्वी में किसी कारणवश उसका फैक्ट्री नहीं खोल पाया था। तो फिर करीब 8-5-13 यानी कि 5 साल बाद फिर उसको प्रमाण पत्र मिल गया और फिर आज्ञा मिल गया, अनुमति दे दी है जहांगीर ने, और फिर जाकर के सूरत में ही अपना फैक्ट्री स्थापित कर ली है। ठीक है, इस तरह से सूरत में अंग्रेज़ों का प्रथम फैक्ट्री जो है पूरी अस्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। फिर उसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान हैं, उन्होंने एक सुनहरा फरमान दिया। सुनहरा फरमान क्या है कि मतलब बहुत कम पैसा पे, बहुत कम पैसा, मतलब मात्र 500 पैगोडा पर ही पूरे वर्ष के लिए वहाँ व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। अब बंदरगाह भी दे दिया कि लोग अपना बंदरगाह यूज करिए, और मात्र 500 पैगोडा। ये उस तरह अंग्रेज़ों के लिए यह बहुत ही सुनहरा फरमान था, बहुत ही सुनहरा अवसर था। और इस अवसर को अंग्रेज़ों ने भरपूर फायदा उठाया और उसके साथ उसकी वहाँ पे भारी मात्रा में व्यापार में उसको फ़ायदा भी हुआ था, है ना। तो इस तरह से उसको सुनहरा फरमान दिए थे गोलकुंडा के सुल्तान। फिर उसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर फ्रांसिस डे के अधिकारी ने और वहाँ किलाबंदी की। मतलब 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे एक अधिकारी है जिन्होंने मद्रास को पट्टा पर लिया और पूरी तरह से उसका किलाबंदी कर दिया, है ना, पूरी तरह से किलाबंदी कर दिया। और किलाबंदी करने के बाद वहाँ पे अपना फैक्ट्री वगैरह, कारखाना वगैरह स्थापित कर दिया और पूरी तरह से वहाँ अपना मतलब माल कहीं से खरीद कर लाया, वहाँ पर स्टॉक करता था, फिर वहाँ से इंग्लैंड भेजा करते थे, है ना। इस तरह से हुआ। उसके बाद 1661 ईस्वी में एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ये पुर्तगाल के राजकुमारी थी। तो पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स प्रथम के साथ हुआ। चार्ल्स प्रथम के साथ जैसे ही सेट हुआ तो विवाह के दौरान कुछ दहेज में दिया। अभी भी देखो आज जो दहेज चल रहा है वो आज के मतलब नया नहीं है, ये आज से 500-600 साल पहले या 1000 साल पहले से ही चलते आ रहा है। उस समय सोचिए विदेशी लोग भी हम लोगों का धरती को दान में दे रहे थे, दहेज में दे रहे थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों का ये पूरा क्षेत्र जो है बम्बई का पुर्तगालियों के हाथ में था। पुर्तगालियों ने अपनी जो राजकुमारी थी उसकी शादी में उसका दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय वहाँ इंग्लैंड का राजकुमार था, उसके शादी दोनों को हुई, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा को और चार्ल्स द्वितीय के। शादी के दौरान इन दोनों को गिफ्ट में दे दिए, कौन, ये दहेज में कौन दे दिए, बम्बई को, है ना, पुर्तगालियों ने। तो देखिए हम लोगों का देश को दहेज में दिया जा रहा है, वो भी विदेशी लोगों को, है ना। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि अपने पास 6-7 साल रखा और उसके बाद कुछ ही समय बाद चार्ल्स द्वितीय ने भी
उसको मात्र बहुत कम पैसों पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि लीजिए आप चलाइए, हमको सालाना इतना रुपये आप देते जाइएगा, है ना। मैंने बहुत कम पैसों पर क्या कर दिया, उसको दे दिया, है ना। उसके बाद मात्र 10 जो है पगोड़ा पर 10 पाउंड पर ही किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। फिर उसके बाद 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर जो है मुख्यालय बनाया, सूरत को हटाकर बम्बई बनाया। मतलब सूरत पर पहले उसका मुख्यालय था अंग्रेजों का, लेकिन वहाँ से हटा दिया और हटाकर कहाँ ले चला गया, बम्बई लेकर चला गया, है ना। बम्बई लेकर चला गया क्योंकि बम्बई से उनको जाने आने में बहुत आसानी और आसान था, इसलिए फिर उसके बाद एक गोल्ड अंगियार है जो बम्बई में स्थापित हुआ था ना, गोल्ड अंगियार को बम्बई में स्थापित किया गया था। उसके बाद बंगाल के शासक शाह शुजा, उस टाइम पे बंगाल के जो शासक शाह शुजा था, उसने कहा दिया था कि शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार के लिए छूट दी और इस छूट का निशान कहा गया। मतलब बहुत ही अंग्रेजों के लिए वह फायदेमंद हुआ, इसीलिए उसको निशान कहा गया कि ये निशान है ना। फिर 1698 में तीन गांव को, और ये इस समय 3000 रुपये दे करके पूरा सालाना जो है इसको मतलब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए छूट दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ये 1698 ईस्वी में 3 गांव था, सूता, नुती, कालीकट और गोविंदपुर की जो है जमींदारी जो है 1200 रुपये मात्र ले लिया, है ना। सालाना जमींदारी कितना रुपये में लिया, 1200 रुपये में ले लिया। और उन 1200 रुपये में ये तीनों गाँवों को लेकर के अपने पूरी तरह से वहाँ पे व्यापार कर रहे थे लोग। कालांतर में इसका नाम क्या हो गया, फिर कोलकाता हो गया। और इस कोलकाता नाम रखने के पश्चात इसका मेन था जॉब चार्नॉक। कौन थे, जॉब चार्नॉक। इन्होंने इसको मतलब कोलकाता के स्थापना किया था, माना जाता है, संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नॉक के। कोलकाता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो जॉब चार्नॉक के, ठीक है। और फ्रांसीस के प्रथम कोठी, है ना, फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में हुआ था। और 1668 ईस्वी के बाद ये अपना सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना कोठी लगाया, ठीक है। उसके बाद 1680 में औरंगजेब आदेश दिया। 1680 में औरंगजेब ने आदेश दिया अपने मतलब अपने जो उसका अधिकारी लोग थे उनको आदेश दिया कि आप कंपनी मतलब ब्रिटिश के कर्मचारी, अंग्रेजी कर्मचारी से आप टैक्स नहीं उसूल सकते हैं, या फिर उसको किसी भी प्रकार के टैक्स के लिए तंग नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको छूट दे दिया जाए वो पूरे भारत में कहीं भी। और एक और बात है कि अपना सिक्का, मतलब ये औरंगजेब ने ही उसको दे दिया था अधिकार कि वो अपना सिक्का ढाल सकता है और पूरे देश में अपना सिक्का चला सकता है। और पूरे देश में मात्र 2 या 2.5% के 2% के ही 2% के ब्याज पर कर पर पूरे देश में व्यापार कर रहा था। इससे और सिक्का ढाल से अपना सिक्का ढाल करके खुद से ही वो व्यापार कर रहा था। इससे अंग्रेजों को इतना मुनाफा हुआ कि वह बहुत ही ताकतवर हो गया और उसको ताकतवर होने का खतरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। जैसे ही वो ताकतवर होते जा रहा था और भारत के जो राजा थे, लोग थे, उनका अस्तित्व खतरा में आ रहा था। और ऐसे ही धीरे बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि भारत के जो जितने भी राजा लोग थे उन लोगों के पेंशन दे करके बोला कि आप आराम से ज़िंदगी व्यतीत कीजिए और हम शासन चलाएंगे, है ना। इस तरह से जो है पूरा मतलब अंग्रेज आए और इन लोगों का खटिया खाल कर दिए, है ना। तो आप इस वीडियो में आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। यदि थोड़ा सा भी सीखने के लिए मिला है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।